हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू द फिजिक्स वर्ल्ड। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट पढ़ रहे थे, राइट? पिछली क्लास में हमने वो किया था। आज का जो हमारा काम है उसमें हम चार्ज इनवेरियंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तो छोटे छोटे दो टॉपिक्स करेंगे, सिंपल सिंपल दो बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वो करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का काम, ठीक है? लेके प्रभु का नाम। तो हमारा पहला टॉपिक है चार्ज इनवेरियंस। तो अगर आप इस वर्ड को समझो पहले, तो पहले भी पढ़ा हुआ आपने इनवेरियंट। इनवेरियंट वर्ड क्या होता है? इनवेरियंट वर्ड यूज होता है रिलेटिविस्टिक कंडीशंस में। रिलेटिविस्टिक कंडीशंस में कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और मूव ही नहीं कर रही, बहुत फास्ट मूव कर रही है, इतनी फास्ट कि उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाए, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको मालूम है, c मैक्सिमम वेलोसिटी है, और अगर उसके कंपैरिजन में किसी की वेलोसिटी आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं दिस इज रिलेटिविस्टिक स्पीड, ठीक? और वहां पे हमने देखा है, जब आपने रिलेटिविस्टिक मोशन पढ़ा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी, उसमें हमने देखा हुआ है कि मोशन की वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो बदल जाती हैं। जैसे कि एक क्वांटिटी है मास। मास आपको पता है कि मास, अगर आप रेस्ट पे किसी बॉडी का मास देखोगे तो वो अलग है, लेकिन अगर यही बॉडी बहुत तेज मूव करेगी तो इसका मास बढ़ जाएगा, है ना? मूविंग मास इज डिफरेंट देन द रेस्ट मास, राइट? नेग्लिजिबल होता है अगर वेलोसिटी नेग्लिजिबल हो, लेकिन अगर वेलोसिटी कंपेरेबल टू c हो जाए, अगर v नियरर टू c हो जाए, कंपैरिजन में आ जाए, तो फिर क्या होता है, ये काउंट करना पड़ता है ना? तो अब यही चीज देखेंगे कि चार्ज में क्या काउंट करना पड़ता है, क्या काउंट करना नहीं पड़ता, ठीक? तो हमारा टारगेट क्या है? इनवेरिएंट क्वांटिटी वो होती है जिसपे मोशन का, रिलेटिविस्टिक मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक फ्रेम में आप देख रहे हो, उसकी कुछ वैल्यू है, और कोई दूसरा फ्रेम है जो किसी v वेलोसिटी से, बहुत तेज वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, जो भी मूव कर रहा है, तो उसमें अगर क्वांटिटी सेम है, जो है वो सेम है, तो हम उसे बोलेंगे इनवेरिएंट। और अगर क्वांटिटी में कोई फर्क आ गया तो हम बोलेंगे यस इट इज वेरिएबल, इट इज नॉट इनवेरिएंट। ओके, तो हमने चार्ज पे देखना है। क्वेश्चन ये है कि चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड पे बदल जाता है कि वही रहता है? कैसे देखोगे, देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो तीन केसेस हैं। हम प्राइमरीली क्या लेंगे? एक लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और दूसरा लेंगे हम हीलियम एटम। हीलियम एटम, हाइड्रोजन हीलियम, दो चीजें ले ली, ठीक है? अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, H2 मतलब दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? हीलियम में भी क्या होता है? हीलियम एटम की बात कर रहा हूं, उसमें भी क्या होता है? दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये दोनों रेस्ट पे हैं तो क्या होगा? अगर ये दोनों रेस्ट पे हैं तो टोटल चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उतना ही चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव, टोटल चार्ज जीरो। तो ये दोनों न्यूट्रल है, राइट? ये दोनों न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन जब हम रेस्ट पे देख रहे हैं, अब अगर इनको ध्यान से देखो आप, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है और उनका कोई डिस्टेंस है, एक ही न्यूक्लियस में नहीं है, अलग अलग न्यूक्लियस है उनका, लेकिन उन दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटम्स को आपस में जोड़ा हुआ है और उनके बीच का कोई डिस्टेंस है। और उन दोनों डिस्टेंसेस में, ऐसे मत बनाओ, चाहे दो बना लो, ठीक है, उनका कोई डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस में जो दोनों प्रोटॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं,
तो उनका मोशन बड़ा स्लो है, ठीक है, स्लो मोशन है। लेकिन ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में वो बड़े फास्ट हैं, ठीक है। तो अगर एक का मोशन स्लो है दूसरे का फास्ट है, अगर मोशन से कोई फर्क पड़ता तो उन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कुछ कम या ज्यादा हो जाता। अगर वो कम या ज्यादा हो जाता तो इनके बराबर ना रहता, और अगर इनके बराबर ना रहता तो वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल नहीं रहना था, वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं रहता। तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल न्यूट्रल है हर स्पीड पे, हर मोशन में, हर टाइम पे, तो इट मींस कि चार्जेस पे स्पीड का फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और हमने बहुत एक्यूरेसी तक देखा हुआ है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी तक, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो एक डिजिट तक है ना। अगर आप इसे 20 डिजिट तक भी ले जाओगे, 6 0 0 0 0 0 0 0 0 और फिर 1 ऐसे, तो भी ये बिल्कुल 100% मैच कर रहा है दूसरे के साथ। मतलब अगर इतने डिजिट पे भी जाके अगर कहीं पे फर्क पड़ता तो वो डिटेक्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा, इट मींस कि वो कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। क्लियर है। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन हीलियम एटम पे भी देखा। हीलियम एटम में भी 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर है कि एक ही न्यूक्लियस में दोनों बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं जो भी, ठीक है। लेकिन इनके फास्ट मोशन के बावजूद जो टोटल चार्ज है वो वैसा का वैसा रह रहा है। एटम और मॉलिक्यूल ये दोनों न्यूट्रल रह रहे हैं, और न्यूट्रल रहने का मतलब ये है कि मोशन का, इस मोशन का चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये एक इनवेरिएंट है। अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड से भी फर्क नहीं पड़ रहा तो वो एक इनवेरिएंट है। तो आप किसी भी केस में कहीं पे भी देखो, क्यू को क्यू ही रखो, किसी भी फ्रेम से देख लो क्यू क्यू ही रहेगा, देन इट मींस इट इज एन इनवेरिएंट। लॉरेंट्ज जैसे काउंट करते हैं इसमें, बट इट्स ओके, ठीक है, इनवेरिएंट है, चल जाएगा काम। देख लो, सिंपल सी बात थी, छोटी सी चीज थी। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली है कि हम कूलम लॉ से निकालते हैं ना वैल्यू, तो कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड इफ चार्ज इज इन मोशन। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ चार्जेस एट रेस्ट के साथ डील करता है, मोशन के साथ नहीं करता, ठीक है। तो फिर कैसे निकालें? इसके लिए अगर डील करना हो तो किसके साथ करेंगे? गॉस लॉ से कर सकते हैं। गॉस लॉ पावरफुल है, गॉस लॉ दोनों के साथ डील कर सकता है, चार्जेस चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, गॉस लॉ दोनों से डील करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्यू की वैल्यू, गॉस लॉ याद है, गॉस भाई साहब ने क्या बताया था? भाई साहब ने बताया था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो अगर यहां से आप क्यू देखोगे तो हो जाएगा ε0 ई का सरफेस इंटीग्रल, है ना। तो अगर किसी सिचुएशन में ई डैश चेंज हो जाती है, दूसरे फ्रेम से देखोगे तो ई डैश चेंज हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ε0 तो वही रहेगा। ई डैश चेंज हो गया कोई बात नहीं, डीएस चेंज हो गया, डीएस डैश बन गया कोई बात नहीं, लेकिन क्यू क्यू डैश के इक्वल ही रहेगा, ये दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप गॉस लॉ लगा सकते हो, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाना, ध्यान रखना, कूलम्ब्स लॉ मत लगा देना उठा के। चल, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग फ्रेम्स पे चलते हैं और देखते हैं कि जो चार्ज का सोर्स, जिस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट फ्रेम्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। बड़ा प्यारा आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से देखना। हम एक पर्टिकुलर केस लेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप एसटीआर में करते थे,
एक फ्रेम ले लो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एस फ्रेम, ठीक है। और जेड भी बनाना है बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रॉब्लम को 3 डायमेंशनल में बाद में लेके जाएंगे, पहले 2 डायमेंशनल से सीखेंगे। और इसी के साथ एक और फ्रेम ले लो, इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ एस डैश फ्रेम, जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। तो 2 फ्रेम्स हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, ओवरलैप कर रहे हुए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम, एक फ्रेम को मूव कर दो, एक फ्रेम को v वेलोसिटी से आगे ले जाओ, चाहे एक को आगे ले जाओ चाहे दूसरे को पीछे ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो हम एस डैश को आगे भी लेके जा सकते हैं, और अगर बुक में पीछे लेके गए हो तो पीछे ले जाना, कोई बात नहीं है। v वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में हम मूव करते हैं उसे, ठीक। कौन सी डायरेक्शन मान ली, एक्स एक्सिस मान लिया, मान लो अलोंग एक्स एक्सिस ये फ्रेम मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक हो गया। तो 2 फ्रेम्स हैं s और s डैश, 2 फ्रेम्स हैं s और s डैश, एक फ्रेम जो है वो दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू v वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है, सिंपल काम था। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर हम रख लेते हैं दो दो शीट्स, पैरेलल शीट्स। आपको मैं याद करवा दूं, जब हमने पैरेलल शीट वाला आर्टिकल किया था, एक शीट ये हो गई, एक शीट ये हो गई, एक में हम प्लस चार्ज मान लेते हैं, दूसरे में माइनस चार्ज मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मान लो हमने प्लस 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 चार्ज मान लिया, इसमें हमने माइनस 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 चार्ज मान लिया, ठीक है। तो अगर आप इसके इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड है, इस तरफ देखोगे तो नेगेटिव फील्ड है, इसके इस तरफ पॉजिटिव फील्ड है, इस तरफ नेगेटिव फील्ड है, तो ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाती है, ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाती है, और बीच में जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसका और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसका ऐड होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, ठीक है। हमने आर्टिकल पूरा किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जाओ पिछले लेक्चर देखो मेरे, उसमें मैंने करवाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दिया था, उसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इस तरह से काम करती है, ठीक है। अब यही दोनों शीट्स उठा के हम इस फ्रेम में रखने वाले हैं, एक फ्रेम में रखने वाले हैं, ये लो रख दिया, इस फ्रेम में रख दिया, ठीक। और इसकी वजह से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म, उस पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। जब हम एक फ्रेम से देख रहे हैं, ये एक सिनेरियो है, अब दूसरा फ्रेम है मान लो यहाँ पे, इससे देखेंगे हम, तो देखने कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक। तो ठीक है, निकाल लो, ई कितना है, ई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हो गया चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना होगा, रेक्टेंगुलर शीट है, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को चाहे छोड़ देना, कांस्टेंट है, बाद में एडजस्ट कर देंगे, पर लिखना है तो लिखते रहो, कोई बात नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना, जब शीट जो है y और z में होगी, y और z में ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, दोनों के परपेंडिकुलर, शीट से बाहर ऐसे, ठीक है। तो जब y में, जब शीट में ये वाला प्लेन है, बाहर वाला एक्सिस है, ऊपर वाला एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक। अगर मैं दो शीट्स ऐसे ले लूं, दो शीट्स ऐसे ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ऐसे, मतलब एक्स वाई जेड में से कोई दो एक्सिस शीट के होंगे, अगर शीट जो है वो एक्स और वाई में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड में होगी, समझ में आती है बात। अगर शीट वाई जेड में हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगी, और अगर शीट एक्स जेड में हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड
वाई में होगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें क्या होगा एक्स लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस इंटू ब्रेथ अलोंग वाई एक्सिस, इसमें होगी वाई इंटू जेड, इसमें होगा एक्स इंटू जेड। तो ये चीज चेक कर लो, किसी को कोई डाउट ना हो इस बात में, और सब ठीक है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इतनी बात हो गई तो खत्म हो गया काम, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अब लेंथ को, एरिया को लेंथ के साथ लिखूंगा। तो हमारे पास अगर ई एक्स हम देखेंगे तो हमारे पास ई एक्स जो है वो होगा चार्ज, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, इंटू लेंथ अलोंग वाई एक्सिस है, और लेट्स से ब्रेथ अलोंग जेड एक्सिस है, ठीक। ओके, ऐसे लिख लो नहीं तो कंफ्यूजन ना हो। लेंथ अलोंग वाई एक्सिस इंटू लेंथ अलोंग जेड एक्सिस, एक को हम लेंथ बोलेंगे एक को ब्रेथ बोलेंगे, ठीक है। अब अगर इसी से ई एक्स डैश देखोगे, ई एक्स डैश, तो वो क्या आएगा, वो आएगा कितना आएगा, चार्ज क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एल एक्स एल वाई डैश और एल जेड डैश, ठीक है। ई एक्स डैश आ गया। अब चार्ज हमें पता है इनवेरिएंट है, तो Q इज इक्वल टू क्यू डैश है, कंफर्म, ठीक है। और आपको याद होगा कि जो S और S डैश में रिलेशंस होते हैं, मैं एक बार लिखवा देता हूं फॉर योर मेमोरेंस के, x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला फैक्टर आता होता है। y डैश में लेंथ सब कुछ सेम रहता है, z डैश सेम रहता है, क्यों, क्योंकि आप x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, और t डैश में चेंज आता है, वो हम लिख लेते हैं पर वैसे जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। लेकिन एक बात पता लग गई कि लेंथ चेंज हो रही है, और लेंथ कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रही है, उसी डायरेक्शन में जिसमें मोशन है। अगर आप प्लेन को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हो तो एक्स एक्सिस वाला डायमेंशन चेंज होगा, अगर आप वाई में चेंज करने लग जाओ तो वाई चेंज होगा, नहीं तो बाकी दोनों कांस्टेंट रहते हैं, और जिस मोशन जिस डायरेक्शन में होता है प्लेन का, उसका कोऑर्डिनेट बदलता है। देख लो इस बात को अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो, चेक कर लो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। नहीं तो आराम से ये वाला आर्टिकल पढ़ के आना, ओके। तो अब इसके इस इन रिलेशंस की हेल्प से, ट्रांसफॉर्मेशंस, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हमने एक बात निकाली हुई थी कि L जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। इस फैक्टर से जितनी भी लेंथ ओरिजिनल है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे हम वो लगाने वाले हैं, क्योंकि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ना तो एल वाई बदलने वाला है ना एल जेड बदलने वाला है, सेम है दोनों। अब क्यू भी सेम, एल वाई भी सेम, एल जेड भी सेम, एप्सिलॉन नॉट भी सेम, तो इट इंप्लाइज ई एक्स डैश इज इक्वल टू ई एक्स। लेकिन अगर आपने शीट वाई जेड की जगह पे एक्स जेड में रख दी या फिर एक्स वाई में रख दी तो क्या होगा, तो अगर हम परपेंडिकुलर ई वाई देखेंगे तो उसमें होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेंथ अलोंग x इंटू लेंथ अलोंग z, और इसमें हमें पता है डैश वाला देखेंगे तो ई वाई डैश इज Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल एक्स डैश इंटू एल जेड डैश। अब हमें पता है एल एक्स डैश कितना है, एल जेड डैश तो एल जेड के बराबर है, लेकिन एल एक्स डैश जो है वो एल एक्स से थोड़ा छोटा है, कितना, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अगर ये वाले फैक्टर्स यहाँ पे पुट करेंगे, क्यू डैश को क्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट रहने दो, एल जेड को एल जेड रहने दो, एल एक्स यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के साथ पुट करो, तो ये वाला फैक्टर अलग से बचा, बाकी सारा सेम है एज दैट ऑफ ई वाई। तो हमारे पास ई वाई डैश आ गया इज इक्वल टू ई वाई अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर मैं EZ निकाल लूंगा तो EZ डैश आ जाएगा गामा EZ। गामा क्या है? गामा इज 1 अपॉन दिस। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूं। गामा हम लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को, और बहुत जगह पे हम बीटा भी लिखते हैं वी बाय सी को, वी बाय सी को बीटा लिखते हैं। सो दिस विल बिकम 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलेगा काम? ओके ओके, दैट्स इट। तो हमने दो फ्रेम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड देखी और क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास? हमारे पास कंक्लूजन बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा कंक्लूजन निकला कि जिस डायरेक्शन में मोशन है, यानी कि पैरेलल, जिस डायरेक्शन में वो मोशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड जो है वो कुछ चेंज हो जाती है। कितनी? बाय द फैक्टर ऑफ गामा, रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। थोड़ी सी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थोड़ी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ध्यान रहे इस केस में यूनिफॉर्मिटी नहीं चेंज होती। तो पहली शीट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से थी। ठीक है, अगर मैंने इन्हें ऐसे रखा तो इस तरह से थी। ठीक, पैरेलल वाली में तो सेम ही रहती है ना, तो मैंने ये वाला नहीं लिया, ये वाला लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्मिटी है, ये भी यूनिफॉर्म है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, सिर्फ टेढ़ी डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदली है उस तरह से, थोड़ी सी, थोड़ा सा टिल्टेड हुआ है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट जो है वो वैसा सही है, यूनिफॉर्म फील्ड है, थोड़ी वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा प्यारा आर्टिकल है जो हमारी पिछली नॉलेज को, पिछले रिलेटिविस्टिक वाले एसटीआर वाले पार्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड को उस फ्रेम से, अलग अलग फ्रेम से उस तरह से दिखाता है। ठीक, इससे आगे हम और भी अच्छी चीजें सीखेंगे कि एक फ्रेम में चार्ज रेस्ट पे है, दूसरे फ्रेम में चार्ज मूविंग पे है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन फिलहाल ये वाला प्यारा सा सिंपल सा आर्टिकल आपने करके आना है। ठीक है, तो आज का हमारा काम यहीं तक था। इसे अच्छे से पढ़ के आओ, करके आओ, अच्छे से जोश के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ते रहो, सीखते रहो। कोई कमी हो, कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे किसी भी तरह की, तो आप मेरे को डेफिनेटली आप चैट में, ग्रुप में, कहीं पे भी कांटेक्ट कर ही सकते हो मेरे साथ। ठीक, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।